Hello everyone, welcome back to my YouTube channel which is Chem Logics, and today we are going to study thin layer chromatography. So let's get started. Thin layer chromatography is a technique used for the identification, thin layer separation of compounds of a mixture. कोई भी हमें मिक्सचर है हमारे पास, अगर हमें उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है या फिर हमें ये पता लगाना है कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से पता लगा सकते हैं. अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? Mixture components are separated between a fixed stationary phase and a liquid mobile phase by differential affinities between the two phases. मतलब बेसिकली जो मोबाइल फेज और जो स्टेशनरी फेज है हमारा, उन दोनों के बीच में कितनी एफिनिटी है उसके बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनको. बेसिकली क्या है यहाँ पर कि डिफरेंशियल एफिनिटीज़ के बेसिस पे हम जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको सेपरेट कर सकते हैं. और वो एफिनिटीज़ किन किन की, कि मोबाइल फेज जो है हमारा और स्टेशनरी फेज जो है हमारा, उन दोनों के बीच में कितनी एफिनिटी है. एफिनिटी मतलब, तो एफिनिटी बेसिकली होती है कि कितने चांसेस हैं कि वो दोनों कंबाइन हो सकते हैं. तो एफिनिटी बेसिकली होती है फेज और जो लिक्विड मोबाइल फेज हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से कंबाइन हो सकते हैं. वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट होंगे. ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के, वो देखो. सो फर्स्ट कंपोनेंट है टीएलसी प्लेट. देखो, द स्टेशनरी फेज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर, यानी कि टीएलसी प्लेट के ऊपर हम एक थिन लेयर की फॉर्म में हमारे स्टेशनरी फेज को लगाएंगे. ये स्टेशनरी फेज को इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक थिन लेयर की फॉर्म में लगाया जाता है. और ये जो हमारा टीएलसी प्लेट्स होंगी ये स्टेबल और केमिकली इनर्ट होनी चाहिए. ये इनकी कंडीशंस होती हैं कि ये स्टेबल होनी चाहिए और केमिकली इनर्ट होनी चाहिए. ये नहीं है कि वो मोबाइल फेज के साथ रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है टीएलसी चैम्बर. टीएलसी चैम्बर क्या है, जिसमें हम, ये है हमारा टीएलसी चैम्बर जिसमें हम टीएलसी प्लेट को रखेंगे. तो जैसे ये हमारी टीएलसी प्लेट यहाँ पर रखी हुई दिख रही है आपको, तो ये टीएलसी चैम्बर के अंदर रखते हैं हम. ये टीएलसी चैम्बर की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि ये प्रिवेंट करता है इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट. इसको हमें क्लोज कर देना होता है टीएलसी चैम्बर को, ये ओपन नहीं रहता ड्यूरिंग द जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे हम या फिर जो भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो रही होगी उसके दौरान. इस थिन, जैसे ही हमने टीएलसी प्लेट को टीएलसी चैम्बर में रखा तभी हम उसको क्लोज कर देंगे ताकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट ना हो जाए. और जो प्रोसेस है पूरा उसको डस्ट फ्री रखने के लिए भी ये टीएलसी चैम्बर काम आता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोबाइल फेज. मोबाइल फेज सॉल्वेंट को ही बोलते हैं हम, कंप्राइजेस सॉल्वेंट. तो जो हमारा सॉल्वेंट है वही हमारा मोबाइल फेज है. देखो, द मोबाइल फेज शुड बी पर्टिकुलेट फ्री एंड केमिकली इनर्ट विद द सैंपल, या फिर स्टेशनरी फेज बोल सकते हैं हम. तो जो हमारा सैंपल है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए ये सॉल्वेंट. ठीक है, और इनर्ट होना चाहिए ये जो भी हम अपना मोबाइल फेज ले रहे हैं वो इनर्ट होना चाहिए, और वो जो सैंपल लिया है हमने उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. और कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी नहीं होने चाहिए. और एक चीज़ होती है यहाँ पर कि जो ये है हमारा जो डायग्राम है, इन्होंने तो ये जो वाटर लेवल है, या फिर वाटर लेवल बोल रही हूँ, ये जो मोबाइल फेज का लेवल है ये इन्होंने, देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और इस पे हम ये जो हमारा सैंपल है वो लगाते हैं. तो हमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा सैंपल, जो हमारा सॉल्वेंट होगा या जो हमारा मोबाइल फेज होगा वो इस लाइन से नीचे रहना चाहिए. उसकी लेवल नीचे ही रहना चाहिए, वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि अगर हमने पहले ही इसको उसकी लेवल को ऊपर रख रखा है मोबाइल फेज की लेवल को, तो हो सकता है कि वो इसके साथ रिएक्ट कर जाए. लेकिन अगर ऐसा हमने मोबाइल फेज लिया है कि जो बिल्कुल ही अनरिएक्टिव है सैंपल के साथ, तो हो सकता है कि उसकी लेवल ऊपर आ जाए. लेकिन हम यही चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें कि वो जो मोबाइल फेज है उसकी लेवल इस सैंपल से या जो भी हमारी ये लाइन ड्रॉ की है हमने इससे नीचे रहे. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. यहाँ पर इन्होंने ऊपर दिखा रखी है लेकिन आपको ये नीचे रखनी चाहिए हमेशा. अब नेक्स्ट देखो, एक हमें फ़िल्टर पेपर की भी ज़रूरत है. ये तो थर्ड हो गया हमारा. और फोर्थ क्या है, हमें एक फ़िल्टर पेपर की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, सपोज़ ये हमारा टीएलसी चैम्बर है, इसमें ही हम एक साइड पे फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं ताकि वो पूरे जो भी हमारा अंदर एनवायरनमेंट है उस सब उसको तो देखो ये फ़िल्टर पेपर क्या करता है कि हेल्प्स डेवलप अ यूनिफॉर्म राइज इन मोबाइल फेज ओवर द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी फेज, ताकि यूनिफॉर्मली जो हमारा मोबाइल फेज है वो यूनिफॉर्मली राइज हो स्टेशनरी फेज की लेंथ के साथ साथ. ऐसा नहीं है कि कहीं से वो ज़्यादा मोबाइल फेज जल्दी ऊपर जा रहा है, कहीं से कम ऊपर जा रहा है. तो यूनिफॉर्म राइज रखने के लिए हम एक फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हैं. और जो ये फ़िल्टर पेपर है, यानी कि जो हमारा मोबाइल फेज है पहले उसमें एक बार डिप करवा देंगे और फिर उसको जो हमारा टीएलसी चैम्बर होगा वहाँ पर रखेंगे.
ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। देखो प्रोसीजर में क्या होता है, विद अ पेंसिल अ थिन मार्क इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टीएलसी प्लेट टू अप्लाई द सैंपल स्पॉट्स। देखो ये है हमारी टीएलसी प्लेट सपोज। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि इस टीएलसी प्लेट पे हम एक लाइन लगाएंगे, थिन लाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये सपोज हमने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर, देखो ये है हमारी टीएलसी प्लेट सपोज। अब इसके ऊपर हम सैंपल्स को स्पॉट करेंगे। दो सैंपल्स, सपोज आप दो भी ले सकते हो सैंपल्स, तीन भी ले सकते हो, जितने आप चाहो उतने ले सकते हो, एक भी ले सकते हो। सपोज हमने दो सैंपल्स डाले, एक यहाँ पर डाल दिया, पिंक कलर्ड वाला है हमारा सैंपल 1 और जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है ये है सैंपल 2। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें इसको टीएलसी चैम्बर में ट्रांसफ़र करना है और जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है सपोज ये है हमारा टीएलसी चैम्बर। इसमें हम पहले सॉल्वेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, सॉल्वेंट या फिर आप बोल सकते हो मोबाइल फेज़। तो ये हो गया हमारा मोबाइल फेज़। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने बताया था कि ये जो सैंपल्स हमने स्पॉट किए हैं इसके लेवल से नीचे ही होना चाहिए इस मोबाइल फेज़ का लेवल। तो हम इस टीएलसी प्लेट को अब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज ये है इसकी लाइनिंग और यहाँ पर हमारे दोनों सैंपल्स हैं। ये फर्स्ट सैंपल हो गया और ये सेकंड सैंपल हो गया। ठीक है। अब ये दोनों सैंपल्स आपको पता है कि बिल्कुल इस सॉल्वेंट को टच नहीं कर रहे और ये जो हमारा टीएलसी चैम्बर होगा इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको अब मैंने आपको एक और कंपोनेंट बताया था, पहले हम मोबाइल फेज में पहले एक बार इसको डिप करके और फिर इसको टीएलसी चैम्बर में डालेंगे। तो ये हो गया हमारा फिल्टर पेपर। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इस पूरे टीएलसी चैम्बर को ऐसे की ऐसे रख देंगे ताकि ये जो स्पॉट्स हैं ये ऊपर लेवल में राइज हों और ये यहाँ पर हमें अलग अलग स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाएं। वो जो स्पॉट्स दिखेंगे वो कैसे होंगे, देखो जैसे ये जो मोबाइल फेज़ है ना, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर राइज करेगा। ठीक है। तो ये जो मोबाइल फेज़ है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करना शुरू करेगा। राइज करना, देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जब कोई भी लिक्विड एक स्मॉल स्पेस में, कोई किसी भी नैरो स्पेस में जब किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना राइज करे उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज करना शुरू करेगा ऊपर और जैसे जैसे ये ऊपर राइज करता जाएगा वैसे वैसे ये जो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये सैंपल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो जो भी हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे जो जितना अच्छे से इस मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो उतना ऊपर तक जाएंगे, जो कम इंटरेक्ट करेंगे इस मोबाइल फेज के साथ वो थोड़ा नीचे तक रह जाएंगे। तो देखो क्या होता है, तो देखो सपोज ये है हमारा सैंपल के कंपोनेंट्स, ये कंपाउंड बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज हमारा सैंपल यहाँ पे था, इसको जैसे जैसे हमारा मोबाइल फेज राइज करेगा वो सपोज राइज करके मैक्सिमम यहाँ तक गया है, ये है हमारा सॉल्वेंट फ्रंट। जहाँ तक मैक्सिमम हमारा सॉल्वेंट ट्रेवल करके जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। फिर कंपाउंड ए सबसे ऊपर तक गया, इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड ए की एफिनिटी थी मोबाइल फेस के साथ वो सबसे ज़्यादा थी। एफिनिटी यानी कि वो उसके साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाया। तो कंपाउंड ए की एफिनिटी सबसे ज़्यादा थी तो वो सबसे ऊपर तक गया, कंपाउंड बी की एफिनिटी उससे कम थी, कंपाउंड सी की सबसे कम थी तो वो यहीं तक राइज हो पाया। तो ऐसे ही हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मिक्सचर के वो सेपरेट होते हैं, या उनको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले ये तो हमारा ओरिजिनल सैंपल था, ये जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, अब इससे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया ना इनके कंपोनेंट्स को, जैसे जैसे हमारा सॉल्वेंट ऊपर जाता गया जो ये कंपोनेंट्स थे उन्होंने इनके साथ इंटरेक्ट किया सॉल्वेंट के साथ और उसी हिसाब से ये सेपरेट हो गए, उनकी एफिनिटी के हिसाब से सेपरेट हुए ये। तो अब जैसे आपको ये कलर्ड दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये कलर्ड ही दिखें आपको। इसके लिए हम कई टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि ये कलर्ड नहीं दिखेंगे और ये एक जैसे दिखेंगे आपको, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी होती है आपको। ठीक है। ये आपको समझ आया प्रोसीजर? देखो एक बार पढ़ लो, इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ये तो हमें पता ही था कि ये थिन मार्क इज मेड एट द बॉटम ऑफ टीएलसी प्लेट। फिर हमने क्या किया कि जो सैंपल्स हैं उसको अप्लाई किया ऑन द स्पॉट्स मार्क्ड ऑन द लाइन इन इक्वल डिस्टेंसेस। तो जो आप सैंपल्स अगर एक से ज़्यादा ले रहे हो तो उसको हम इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क करेंगे। ठीक है। फिर जो मोबाइल फेज है उसको हमने पोर किया टीएलसी चैम्बर में, जो हमारा चैम्बर का बॉटम है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए वो हमारा जो भी हम मोबाइल फेज डालेंगे वो। फिर फिल्टर पेपर को मॉइस्ट किया और मोबाइल फेज में, और उसको हमने टीएलसी चैम्बर के अंदर डाल दिया, इनर वॉल ऑफ द चैम्बर टू मेंटेन इक्वल ह्यूमिडिटी, ताकि पूरा जो हमारा टीएलसी चैम्बर है उसमें इक्वल ह्यूमिडिटी हो, ये ना हो कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। नाउ द प्लेट प्रिपेयर्ड विद द सैंपल स्पॉटिंग इज प्लेस्ड इन टीएलसी चैम्बर सो दैट द साइड ऑफ द प्लेट विद द सैंपल लाइन इज फेसिंग द मोबाइल फेज, यानी कि वो साइड जो हमारा हमने जहाँ पर सैंपल डाला है वो मोबाइल फेज की साइड होना चाहिए उसका फेज। अब हमने उसके चैम्बर को क्लोज कर दिया विद अ लिड।
जो प्लेट हमने इमर्स की थी वो द प्लेट इज देन इमर्स सच दैट द सैंपल स्पॉट्स आर वेल अबव द लेवल ऑफ मोबाइल फेस। देखो मोबाइल फेस से ऊपर ही होना चाहिए जो हमारे सैंपल्स हैं, वो थोड़े से पूरे इमर्स नहीं होने चाहिए, सॉल्वेंट में पूरी तरह से इमर्स नहीं होने चाहिए। फिर हम उनको सफिशिएंट टाइम देंगे ताकि जो हमारे स्पॉट्स हैं वो डेवलप हो जाएं और हमारे कंपोनेंट्स अच्छे से एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट हों। फिर हम उस प्लेट्स को रिमूव करेंगे और उनको ड्राई करवाएंगे। फिर जो सैंपल के स्पॉट्स आएंगे उनको हम सुटेबल यूवी लाइट चैम्बर में देख सकते हैं, क्योंकि जो यूवी लाइट है वो अलग अलग, जैसे अगर नैरो यूवी लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अगर हम नैरो यूवी लाइट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, हाई यूवी लाइट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उस हिसाब से जैसा कंपोनेंट होगा या फिर जो हमारा सैंपल था वो अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो बेसिकली यूवी लाइट वहाँ यूज़ होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर कोई भी दूसरा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं उन सैंपल्स को या फिर जो भी हमने कंपोनेंट्स डिफ्रेंशिएट किए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के। ये हैं टेक्निक्स फॉर विजुअलाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ टीएलसी प्लेट। एक तो हम यूवी लाइट यूज़ कर सकते हैं, फिर दूसरा है आयोडीन स्टेनिंग। आयोडीन कहाँ यूज़ करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो आयोडीन है वो ब्लैक कर देता है, जब जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ब्लैक हो जाते हैं जब वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आयोडीन स्टेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर पोटेशियम परमैंगनेट स्टेन कहाँ यूज़ करते हैं हम? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। और जो निन हाइड्रिन रिएजेंट है इसको हम अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो देखो ऐसे आपको स्पॉट्स दिखेंगे यूवी लाइट के अंदर। जो हमारा मतलब टीएलसी का जो सॉलिड टीएलसी का जो बैकग्राउंड होगा वो आपको पूरा ग्रीन दिखेगा, और जो हमारे स्पॉट्स जैसे कंपोनेंट्स जो भी हमारे डिफ्रेंशिएट किए हैं हमने वो ऐसे डार्क डार्क दिखेंगे आपको, जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जब आप यूवी लाइट में डालोगे इसको तो ये ऐसे डिफ्रेंशिएट होके दिखेंगे आपको स्पॉट्स। और फिर आपको क्या करना है कि आपको ये बताया जाता है कि जब आपको ये दिख जाएं ऐसे कि ये स्पॉट्स हैं यहाँ पर, तो आपको पेंसिल से इनको सर्कल कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप सर्कल नहीं करोगे जैसे ये आपको दिख गया तो आप इन सबको सर्कल कर लोगे, क्योंकि अगर आपने इनको सर्कल नहीं किया तो फिर ये जैसे ही आप यूवी लाइट से बाहर निकालोगे इस टीएलसी प्लेट को तो ये डिसअपियर हो जाएंगे, तो आपको इनको सर्कल कर लेना चाहिए। अब अगर आप विजिबल लाइट में देखोगे तो ये ऐसे कुछ स्पॉट्स दिखते हैं आपको, ये शो हो रहा है आपको। फिर शॉर्ट वेव यूवी में देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा, बैकग्राउंड आपको पूरा ग्रीन दिखेगा और ये ऐसे कलर्ड दिखेंगे। ये कलर्ड आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये फ्लोरोसेंस कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं, इसलिए आपको ये कलर्ड दिख रहा है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे कलर्ड दिखेंगे। जैसे ये ऑरेंज ऑरेंज सा या फिर ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है या फिर यहाँ पर आपको पिंक पिंक दिख रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पिंक और ऐसे कलर्ड ही दिखेंगे। जैसे इस वाले पे देख रहे हो आप कि ये ब्लैक ब्लैक भी दिख सकते हैं। ठीक है, कलर्ड वही दिखते हैं जो कंपाउंड्स फ्लोरोसेंस शो कर रहे होंगे, और ऐसे मोस्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं हमारे, वही ऐसे कलर्ड शो होते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये जो टीएलसी प्लेट है ये क्यों ग्रीन दिख रही है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो टीएलसी प्लेट है हमने बताया था कि इस पर हम एक थिन लेयर अप्लाई करते हैं स्टेशनरी फेज की, जो कि सिलिका होता है या फिर एल्यूमिना होता है। तो सिलिका और एल्यूमिना की में क्या होता है कि इनके अंदर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिसको जिंक सल्फाइड बोलते हैं। तो ये जिंक सल्फाइड हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इसकी वजह से ये ग्रीन दिखती है हमें टीएलसी प्लेट। अब अगर आप नैरो यूवी लाइट के अंदर देखोगे इसको तो ब्लैक स्पॉट्स ही दिखते हैं हमें, कलर्ड नहीं दिखते। लेकिन कलर्ड किस केस में दिख रहे हैं? क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेटेड, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं ये। अगर हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम लोगे तो फिर ये हमारे ऐसे कलर्ड स्पॉट्स दिखेंगे आपको, अदरवाइज ब्लैक स्पॉट्स ही दिखते हैं। और ये जो यूवी लाइट है हम इनको यूज़ करते हैं बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके डिटेक्शन के लिए हम यूवी लाइट को यूज़ करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आयोडीन स्टेनिंग। देखो आयोडीन स्टेनिंग एक सेमी डिस्ट्रक्टिव मेथड है। सेमी डिस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है। जब आप आयोडीन जैसे अप्लाई कर दोगे हमारे स्पॉट्स आ जाएंगे, तो ये जब आयोडीन इवेपोरेट हो जाएगा तो जो हमारे स्पॉट्स हैं वो वापस से गायब हो जाएंगे। इसलिए ये तो हर मेथड में बोला जाता है कि जैसे ही आपको स्पॉट्स दिख जाएं, ऐसे आप जैसे ही दिख गए वैसे ही आप इनको पेंसिल से सर्कल कर लो कि यहाँ 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 दिखे थे हमें ये स्पॉट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं इस मेथड में हम कि एक आयोडीन चैम्बर क्रिएट करते हैं। ये जो ए पिक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पर क्या किया हमने? आयोडीन चैम्बर क्रिएट किया है। क्या होता है इसमें कि एक तो आप लेते हो इसमें सिलिका और इसमें ऐड कर देते हो आयोडीन। ठीक है, तो ये आयोडीन चैम्बर है। फिर हम क्या करते हैं कि एक
जो हमारी TLC प्लेट है उसको हम इसमें प्लेस करेंगे, जो हमने आयोडीन चैम्बर बनाया था। अब प्लेस करने से क्या होगा कि जो आयोडीन है वो सबलाइम होगा। सबलाइम यानी कि जब सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं ना। तो थर्ड पिक्चर आपको शो कर रही है कि आयोडीन सबलाइम हो रहा है और वो पूरी TLC प्लेट को कवर करते हुए ऊपर तक राइज होगा। फिर जब वो सबलाइम हो रहा है, ठीक है, फिर ये सबलाइम होगा और सबलाइम जैसे ही होगा फिर ये सबलाइम करते करते रिएक्ट करेगा कंपाउंड के साथ, जो भी हमारा सैंपल था उनके जो भी कंपोनेंट्स थे उनके साथ रिएक्ट करेगा और फिर येलो ब्राउन स्पॉट्स मतलब ये फॉर्म करेगा। तो ये हमारे येलो ब्राउन स्पॉट्स यहाँ पर आपको ऐसे दिखेंगे और आपको जैसे ही ये स्पॉट्स दिखेंगे वैसे ही आपको इनको सर्कल कर। आयोडीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको, आयोडीन काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करता है, इसलिए आपको ये येलो ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे। तो ऐसे ही आप आयोडीन की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें से कोई कंपोनेंट। तो आयोडीन स्टेनिंग ऐसे यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे यूज़ करते हो आप? तो जो फंक्शनल ग्रुप्स ऑक्सीडेशन के साथ सेंसिटिव होते हैं उनके लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का कलर आपको पता है पर्पल होता है, तो ये जो पूरी TLC प्लेट है ये पर्पल हो जाती है और जो स्पॉट्स दिखते हैं वो आपको ऐसे येलो कलर दिखते हैं। ये स्पॉट्स भी जैसे अलग कलर्स के हो सकते हैं, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए जो हमारा बैकग्राउंड होगा, जैसे ये बैकग्राउंड है ये तो पर्पल कलर का हो जाएगा और जो स्पॉट्स होंगे वो आपको दिखेंगे येलो कलर के स्पॉट्स, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए आपको येलो स्पॉट्स दिखेंगे और जो एल्कोहल्स होते हैं, सल्फाइड्स, एमाइंस या फिर जो भी ऑक्सीडाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो येलो या फिर लाइट ब्राउन दिखेंगे आपको, पर्पल बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है, पर्पल बैकग्राउंड या फिर पिंक बैकग्राउंड के साथ दिखेंगे। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ होता है ऐसे, और इससे आप ऐसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको। नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन फैक्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है TLC में। रिटेंशन फैक्टर वैल्यू क्या होती है? देखो सपोज ये है हमारी TLC प्लेट, यहाँ पर आ गया सॉल्वेंट फ्रंट और ये है हमारी रेफरेंस लाइन, यानी कि जहाँ से वो ट्रैवल करना शुरू हुआ था, और ये एक कंपोनेंट का स्पॉट है, ये B कंपोनेंट का स्पॉट है, AB। तो रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस फ्रॉम रेफरेंस A। सब्सटेंस यानी कि सपोज आपने एक कंपोनेंट को ले रहे हो आप, तो इसने रेफरेंस लाइन से कितना वो ट्रैवल किया। सपोज इसने A डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्मॉल a, तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय रिटेंशन फैक्टर देख रहे हैं हम A कंपोनेंट का, ठीक है, A हो गया। और सॉल्वेंट फ्रंट की जो डिस्टेंस आई है इस रेफरेंस लाइन से वो हमने मान लिया x, तो A बाय x, सेंटीमीटर्स में होना चाहिए ये डिस्टेंस, तो A बाय x जो है वो आ जाएगी रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू फॉर A कंपोनेंट। यानी कि ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ये रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है। इससे आप बिहेवियर ऑफ अ कंपाउंड स्टडी कर सकते हो, यानी कि उसकी रिलेटिव मोबिलिटी कितनी है, बेसिकली ये आप पता कर सकते हो रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू से। हर कंपोनेंट के लिए एक ही कंडीशन में रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू यूनिक होती है, हर कंपोनेंट की अलग अलग रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू होगी, किन्हीं भी दो कंपोनेंट्स की सेम वैल्यू नहीं होती। इसके बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको। जैसे आप कंपोनेंट्स के आपको स्पॉट्स दिख जाएंगे तो अब आप उनके रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू निकालो, और आप अगर आपके पास मतलब ऐसे डेटा होते हैं हमारे पास, तो उन डेटा से मैच करके आप ये पता कर सकते हो कि जो भी कंपोनेंट है इसकी इतनी रिटेंशन फैक्टर वैल्यू है तो इस कंपोनेंट का क्या नाम है, या फिर ये जो भी है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कंपोनेंट्स को। जो वैल्यूज़ आती है हमारे पास ये रिलेटिव होती हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारे पास, उसके रिलेशन में हम इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, कि प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को मॉनिटर करने में हेल्प करती हैं। फिर जो भी मिक्सचर में कंपाउंड्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उस मिक्सचर के अंदर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और साथ साथ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये था ऑल अबाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Thank you for watching the video. If you have any query, you can comment down in the comment box, and do share this video with your friends, and do like and subscribe to my channel. Thank you for watching.